हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ तक हमने ये सब जो है स्मॉल बैंक तक पढ़ लिया था। और अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप इकोनॉमी की मेरी सेकंड वीडियो भी देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। तो यहाँ तक हमने ये सब देख लिया, करंट, सेविंग, रिकरिंग और फिक्स्ड, ये डिपॉजिट अकाउंट है, ये क्या क्या होते हैं ये सब हमने सेकेंड वीडियो में देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हमने पढ़ लिया था कि M1 व M2 को भी नैरो मनी कहते हैं, और M1 को नैरो मनी संकीर्ण मुद्रा कहते हैं क्योंकि इसमें बैंक की डिमांड डिपॉजिट होती है। ये क्रेडिट क्रिएशन साख सृजन में काम नहीं आती। ये सब भी हमने पढ़ रखा है सेकंड वीडियो में। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी। सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसे बजट के माध्यम से लागू किया जाता है। सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें टैक्स है। फिस्कल पॉलिसी में टैक्स सरकार को किया गया वह अनिवार्य भुगतान जिसके बदले प्रत्यक्ष कोई वस्तु सेवा नहीं ली जाती। टैक्स सिस्टम क्या है? प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव कर है। जब आय के बढ़ने के साथ साथ दर भी बढ़ती है तब इसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। इसमें समाज में आय की असमानता कम होती है। अब ये आता है, इसमें एग्जाम्पल है इसका इनकम टैक्स। दूसरा है प्रतिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स। यदि अधिक आय वाला व्यक्ति अपनी आय का कम हिस्सा कर में देता है तथा कम आय वाला व्यक्ति जो होता है अपनी आय का अधिक हिस्सा टैक्स में देता है, ऐसे करों को प्रतिगामी कर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है GST। इससे समाज में आय की असमानता बढ़ती है। अब है समानुपाती कर यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स। जब सभी व्यक्ति अपनी आय का बराबर हिस्सा कर में देते हैं तो उसे समानुपाती कर कहा जाता है। बराबर हिस्सा देंगे तो उसे समानुपाती कर कहा जाएगा, है ना। और प्रतिगामी कर में क्या बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो अपनी आय, अधिक आय वाला जो व्यक्ति है वो अपनी आय का कम हिस्सा कर में देता है, तो कम आय वाला व्यक्ति क्या होता है अपनी आय का हिस्सा टैक्स में देता है, तो इसे प्रतिगामी कर कहा जाता है। और प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है? जब आय बढ़ने के साथ साथ कर में भी बढ़ोतरी होती है, इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका इनकम टैक्स। और प्रतिगामी यानी कि रिग्रेसिव कर का एग्जाम्पल है GST। और समानुपातिक कर का एग्जाम्पल है कैपिटल गेन्स टैक्स। इसमें क्या होता है कि आय की समानता असमानता पर कोई असर नहीं होता। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है? आय की असमानता पर कोई भी असर नहीं आता। अब है विशेष कर यानी कि स्पेसिफिक टैक्स। यदि वस्तु की भौतिक विशेषता के आधार पर कर लगाया जाए तब इसे विशेष कर कहा जाता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, वजन। ये होता है स्पेसिफिक टैक्स जो भौतिक विशेषता के आधार पर लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिगरेट पर लगाया गया कर, तो ये सिगरेट की लेंथ पर लगाया जाता है, ये होता है स्पेसिफिक टैक्स। अब है मूल्य कर यानी कि एड वॉलोरम टैक्स। अब जब कर के आधार पर लगाया जाए तब इसे मूल्य कर कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है GST। और इसका ये मूल्य कर क्या है? यानी कि जब कर मूल्य के आधार पर, इसमें कर मूल्य के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, कर मूल्य के आधार पर, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्सेस, ये कर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है? जिस व्यक्ति या संस्थान पर जिस व्यक्ति या संस्थान पर कर लगाए जाते हैं उसी को चुकाने पड़ते हैं। जैसे कि किसी पर भी लगाए जाए तो उसी को चुकाना पड़ेगा, अर्थात कर भार का स्थानांतरण नहीं किया जाता, यानी कि कोई और नहीं लगा कुछ चुका सकता है इसका जो कर जो है। तो इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। यहाँ पे यह एक प्रगतिशील कर है, अर्थात आय की असमानता को कम करता है, निश्चितता अधिक होती है इसमें, ठीक है। और महंगाई से निपटने के लिए प्रत्यक्ष करों को बढ़ाया जा सकता है। इसमें परिवर्तन से परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं। और इसकी कमियां क्या हैं? इसके अभी मैंने लाभ बताए आपको। यह एक जो है इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है? प्रगतिशील कर है, ये इसका लाभ है। आय की असमानता को भी ये कम करता है, निश्चितता इसमें अधिक होती है। और इसमें महंगाई से निपटने के लिए प्रत्यक्ष करों को बढ़ाया जा सकता है। इसमें परिवर्तन से परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं। और इसकी कमियां हैं, कार्य करने की प्रेरणा हतोत्साहित होती है। इसमें अर्थव्यवस्था, समाज व पर्यावरण में योगदान को नज़रअंदाज करता है।
अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। यह कर वस्तु तथा सेवा पर लगाया जाता है। इसमें कर का भार ये स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है जीएसटी। इसका लाभ है इसका कर आधार बड़ा होता है। कुछ वस्तुओं व सेवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है और कुछ व सेवाओं को हतोत्साहित भी किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन से सरकार की आय में अधिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें जब परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, सरकार की आय में भी अधिक परिवर्तन होगा। इसकी कमियां हैं, यदि कर प्रतिगामी होते हैं इसके लिए आय की असमानता को बढ़ाते हैं। यदि कर कैसे होते हैं, प्रतिगामी होते हैं, कर टैक्सेस जो होते हैं वो प्रतिगामी होते हैं, तो इसलिए आय की असमानता को बढ़ाया जाता है। इनको बढ़ाने से महंगाई भी बढ़ती है, इनमें जटिलता अधिक होती है। अब सरकार के द्वारा टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सेस और सरचार्ज। अभी मैंने क्या बताया, सरकार के द्वारा टैक्स के भी ऊपर टैक्स लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सेस और सरचार्ज। ये दो ही होते हैं, सेस और सरचार्ज। सेस क्या होता है, ये टैक्स प्लस सरचार्ज पर लगाया जाता है। सेस जो क्या होता है, ये टैक्स प्लस सरचार्ज पर लगाया जाता है, और सरचार्ज क्या होता है, ये टैक्स पर लगाया जाता है। ठीक है, और सेस होता है वो टैक्स और सरचार्ज पर लगाया जाता है। ये सेस होता है यह किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है तथा इसे उसी उद्देश्य पर खर्च किया जा सकता है। और सरचार्ज होता है यह विशेष उद्देश्य से नहीं लगाया जाता, सरकार अपनी इच्छा अनुसार से इसे खर्च कर सकती है। इस सेस में इससे प्राप्त धन को लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट में जमा कराया जाता है। सेस का जो टैक्स होता है वो लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट में जमा कराया जा सकता है, इससे प्राप्त धन जो होता है। और सरचार्ज में होता है इससे प्राप्त धन को संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करवाया जाता है। अब सेस जो होता है वो स्वच्छ भारत सेस है, इसका एग्जाम्पल है सेस का। सेस व सरचार्ज से प्राप्त धन वित्त आयोग के द्वारा राज्य के साथ बांटा नहीं जा सकता। अब आएगा फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक होता है इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सरकार की मुख्य निधि है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 266 में की गई है, यानी कि 266 में की गई है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की चर्चा, सरकार की सभी प्रकार की आय, सरकार के द्वारा लिए गए ऋण, सरकार के द्वारा वसूले गए ऋण और इसमें जमा करवाए जाते हैं, यानी कि लिए गए ऋण और वसूले गए ऋण और सरकार की सभी प्रकार की आय इसमें जमा करवाई जाती है। इसमें से खर्च के लिए संसद लोकसभा की अनुमति आवश्यक होती है। अब आता है पब्लिक अकाउंट। इसमें सरकार एक बैंकर की भूमिका निभाती है। पब्लिक अकाउंट में सरकार बैंकर की भूमिका निभाती है। जिस उद्देश्य के लिए पैसा जमा करवाया जाता है उसी उद्देश्य के लिए पैसे को खर्च किया जा सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 266 में की गई है। अब इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं पब्लिक अकाउंट में का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पेंशन फंड, मनी ऑर्डर, सेस, विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। अब आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि आकस्मिक विधि। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आकस्मिक विधि है ये। ठीक है, इसमें आएगा आकस्मिक खर्चों को पूर्ण करने के लिए इसका निर्माण किया गया। तो ये जैसे कि इसका एग्जांपल है युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, इसमें इसके खर्चों को पूर्ण करने के लिए इसका निर्माण किया गया है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का। यह निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है, परंतु इसका संचालन जो होता है वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है। ये निधि जो होती है किसके अधीन होती है, राष्ट्रपति के अधीन होती है और इसका संचालन वित्त सचिव के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। वित्त मंत्रालय के 5 विभाग हैं। वित्त मंत्रालय के कितने विभाग हैं, 5। तो पहला विभाग है आर्थिक मामलात यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स। आर्थिक मामलात को बोलते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स। राजस्व विभाग इसे बोलते हैं रिवेन्यूज। क्या बोलेंगे राजस्व विभाग को, रिवेन्यूज। और व्यय विभाग को एक्सपेंडिचर। व्यय विभाग है एक, उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वित्तीय सेवाओं का विभाग यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज। वित्तीय सेवाओं का विभाग जो है उसे बोल रहे हैं हम फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट यानी कि DIPAM। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स
एसेट मैनेजमेंट DIPAM होता है। प्रत्येक विभाग एक IAS अधिकारी के अधीन होता है जिसे सचिव कहा जाता है। प्रत्येक विभाग किसके अधीन होता है? IAS अधिकारी के अधीन होता है और ये जिसे क्या कहा जाता है? सचिव कहा जाता है। इसमें सबसे वरिष्ठ अधिकारी को वित्त सचिव का दर्जा दिया गया है। सबसे वरिष्ठ जो होते हैं अधिकारी उनको किसका दर्जा दिया है? वित्त सचिव का दर्जा दिया गया है। वर्तमान वित्त सचिव जो है वो हसमुख आदिया हैं। ये थोड़ा पहले के नोट्स हैं तो अब पता नहीं चेंज हो गए होंगे। अब इसके अधीन राजस्व विभाग है। आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 267 में की गई है। ठीक है। फ्रेंच भाषा, अब आएगा बजट। बजट जो है उसको देखते हैं अब हम। फ्रेंच भाषा के बजट शब्द से बना है। फ्रेंच भाषा जो है बॉजेट, BOUGETTE बॉजेट शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है चमड़ी का थैला। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, यह एक प्रचलित शब्द है। भारत में पहला बजट जो है 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया गया 1860 में। अब स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया वो षणमुख शेट्टी के द्वारा पेश किया गया नवंबर 1947 में। नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का षणमुख शेट्टी के द्वारा बजट पेश किया गया। बजट फैब के पहले कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। फैब से जो पहले के कार्य दिवस होते हैं उनको प्रस्तुत करता है बजट। 2017 से पूर्व इसे फैब के अंतरिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। ये 2017 के नोट्स हैं तो इसमें यही आया है, अंतरिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। सुबह बजट जो है सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है और 1999 से पहले यह शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। 1999 से पहले, और उसके बाद कब किया जाता है? उसके बाद सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है और इससे पहले 1999 से पहले शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है सर्वप्रथम वित्त मंत्री के द्वारा एक भाषण पढ़ा जाता है। उसी दिन बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री के द्वारा एक भाषण जो है वो पढ़ा जाता है। यह भाषण 2 भागों में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में अर्थव्यवस्था से जुड़ी सामान्य जानकारियाँ तथा सरकारी घोषणाएँ होती हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो है सामान्य जानकारियाँ और सरकारी घोषणाएँ होती हैं। पार्ट बी में कर से जुड़े मामले होते हैं। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व अधिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की जाती है। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व क्या होता है? आर्थिक समीक्षा जो है वो संसद में प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार की जाती है। आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा तैयार की जाती है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा। मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। वर्तमान में अरविंद सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये 2017 का है तो अब ये चेंज भी हो गए होंगे। बजट से संबंधी सभी दस्तावेज आर्थिक मामलात विभाग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी कि बजट से संबंधित सभी दस्तावेज आर्थिक मामलात विभाग के द्वारा तैयार किए जाते हैं बजट सेक्शन में। जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में 3 दस्तावेज रखे जाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, सेकंड होता है विनियोग विधेयक और थर्ड होता है वित्त विधेयक। अब फर्स्ट पढ़ते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में की गई है। इसमें सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इसमें 3 वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। पिछला वित्तीय वर्ष, वर्तमान और आगामी वर्ष, ये तीनों पिछले वर्ष और जो वर्तमान चल रहा है वो और जो आने वाला है वो, तीनों वर्ष जो दोबारा से बताती हूँ, जो 1 वर्ष पीछे निकल गया वो, यानी कि 1 वर्ष जो पीछे निकल गया अब चल रहा है 2023, तो 2022 जो निकल गया है वो, और 2023 जो चल रहा है ये वर्तमान है, और आगामी जो आने वाला है 2024। ये तीनों आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
वित्तीय और आगामी के आंकड़े अनुमानित होते हैं। वर्तमान और जो अब चल रहा है वो और आगामी के आंकड़े कैसे होते हैं, अनुमानित होते हैं, तथा पिछले वर्ष के आंकड़े वास्तविक होते हैं। इसमें विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, इसमें सरकार के खर्चे संबंधी जानकारी होती है। इसके माध्यम से संसद यानी कि लोकसभा के खर्चे की अनुमति ली जाती है। प्रत्येक खर्च एक मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक मांग पर चर्चा की जाती है तथा उस पर मतदान किया जाता है। मतदान के बाद डिमांड ग्रांट में परिवर्तन हो जाता है। यह एक प्रकार का धन विधेयक है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 266 और 104 में की गई है। ये रहा 114 में की गई है और 266 में की गई है। इसकी चर्चा किसकी, विनियोग विधेयक यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल की चर्चा। अब आता है वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल। इसके माध्यम से कर संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 256 तथा 117 में की गई है। इसकी चर्चा किसमें की गई है, वित्त विधेयक जो होता है एक फाइनेंस बिल है। इसके माध्यम से कर संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 265 तथा 117 में की गई है। यह भी एक प्रकार का धन विधेयक है। जिस दिन विनियोग विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल तथा वित्त विधेयक पारित हो जाते हैं उस दिन बजट पारित हुआ मान लिया जाता है। ठीक है। अब है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। जिस वर्ष बजट 21 मार्च के बाद पारित होता है तब अल्पकालिक अनिवार्य खर्चे की अनुमति लेखानुदान के माध्यम से ली जाती है। यानी कि जिस वर्ष बजट जो होता है 31 मार्च के बाद पारित होता है तब अल्पकालिक अनिवार्य खर्चों की अनुमति लेखानुदान के माध्यम से ली जाती है। इसकी वैधता 2 से 4 महीने की होती है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में की गई है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान का मतलब क्या है, वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से ली जाती है। ठीक है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में की गई है। अब आता है अंतरिम बजट यानी कि इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है, यह बजट चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था संबंधी कोई बड़े परिवर्तन नहीं किए जाते। इसकी वैधता 12 महीने है। यद्यपि नई सरकार इससे पहले भी समाप्त कर सकती है। जो भी नई सरकार पहले आ जाती है वो इसे पहले भी समाप्त कर देती है। अब आता है रेल बजट क्या होता है। रेलवे से संबंधित आय और व्यय के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है, रेल बजट बोलते हैं उसे। और 1921 में रेलवे से संबंधित एक वर्त समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट 1924 में बताया गया। अब है ये बजट जो है रेलवे बजट अलग कर दिया गया। इसकी वजह है क्योंकि ये बजट जो है 85% हिस्सा रेलवे का था और रेलवे में विदेशी निवेश अधिक था, इसलिए इसे अलग कर दिया गया। 2017 में बात करें तो इसमें रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर 2016 में। नीति आयोग का सदस्य फर्स्ट है और सेकंड है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। 2004 में पहली बार बनाई गई प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष 2004 में पहली बार बनाई गई और पहले अध्यक्ष इससे पहले 2004 से पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुरेश तेंदुलकर थे। अब ये पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य जो हैं वो अभी चेंज हो गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और पहले तो हैं रतन पी वित्तल, सुरजीत बल्ला, रतिन रॉय, आशमा गोयल। ये रतन पी वित्तल ये डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अब रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया क्योंकि रेल बजट प्रस्तुत करना संवैधानिक दायित्व नहीं है।
जी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेल बजट को आम बजट में जो है विलय कर लिया गया, क्योंकि रेल बजट प्रस्तुत करना संवैधानिक दायित्व नहीं है। रेल बजट अप्रासंगिक हो चुका था, क्योंकि रेल बजट का हिस्सा कुल बजट का मात्र 15% था। रेल बजट से अधिक रक्षा बजट था, फिर भी इसे अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता। रेलवे में विदेशी निवेश नगण्य है। अब इसके लाभ जो है, रेल बजट लोक लुभावनी घोषणाओं का एक मंच बन गया था, जिसके कारण रेलवे की लागत जो है बढ़ गई तथा नया निवेश नहीं हो पाया। किराए के निर्धारण के लिए एक अलग से संस्था बनाई गई। परिवहन क्षेत्र के लिए एकीकृत नीति बनाई जा सकेगी। रेलवे के द्वारा सरकार को 9,000 करोड़ रुपए का लाभांश किया जाता था। विलय के बाद यह लाभांश देने की आवश्यकता नहीं हुई। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे जो है सरकार की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें आते हैं रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, तो रेवेन्यू में क्या है, रिसीप्ट है और एक्सपेंडिचर है, यानी कि प्राप्तियाँ हैं और खर्चे हैं। तो प्राप्तियाँ किससे होते हैं, टैक्स से। तो टैक्स कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो मैंने पहले बता दिए हैं। और एक होता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स क्या होता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ग्रांट रिसीव्ड, ये है नॉन टैक्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ग्रांट रिसीव्ड, ये है नॉन टैक्स, है ना। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे जो होते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट पेड, सरकार को जो होता है ब्याज देना पड़ता है, सब्सिडी देनी पड़ती है। एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन, है ना, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी लोगों की सैलरी देनी पड़ती है। ग्रांट पेड, ये भी देना पड़ता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस पे भी जो खर्चा होता है वो भी। अब कैपिटल में भी होते हैं इसी तरह से रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स। और रिसिप्ट में आता है डेप्ट में आते हैं ये जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है सरकार का, यानी कि आरबीआई का वो। और एक्सटर्नल होता है हमारे खुद के द्वारा मैनेजमेंट बाय ओन, वो अपने द्वारा खुद के द्वारा मैनेजमेंट करती है। ठीक है, अब आता है एक्सपेंडिचर में उसकी जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लोन देने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिक्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, तो यहाँ पे जो है सरकार को रिक्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्रिएट करना पड़ता है। दोबारा से डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा होते हैं। लोन्स पेड बैक, लोन्स उनको दोबारा चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, अब पूंजीगत खर्चे कौन कौन से हैं, वह खर्चे जिसमें परिसंपत्तियाँ यानी कि एसेट्स बढ़ती हैं और देनदारियाँ कम होती हैं, ये खर्च अच्छा खर्च माना जाता है। पूंजीगत खर्च जो है, इसमें परिसंपत्तियाँ यानी कि एसेट्स बढ़ते हैं और देनदारियाँ कम होती हैं, ये अच्छा खर्च है। राजस्व खर्च, इसमें खर्च में ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देनदारियाँ कम होती हैं, देनदारियाँ कम भी नहीं हो पाती हैं इसमें, ये उपभोग्य खर्च होते हैं और इन्हें अच्छा खर्च नहीं माना जाता राजस्व खर्च को। पूंजीगत प्राप्तियाँ जो होती हैं, वे प्राप्तियाँ होती हैं जिसमें परिसंपत्तियाँ कम होती हैं और देनदारियाँ बढ़ती हैं, इन्हें अच्छा नहीं माना जाता। राजस्व की प्राप्तियाँ जो होती हैं, वे प्राप्तियाँ जिसमें ना तो परिसंपत्तियाँ कम होती हैं और ना ही देनदारियाँ बढ़ती हैं, इन्हें अच्छा माना जाता है राजस्व की प्राप्तियों को। बस खाली पूंजीगत जो होती हैं प्राप्तियाँ, वो उन्हें अच्छा खर्च नहीं माना जाता। और राजस्व के खर्च जो होते हैं, इन्हें भी अच्छा खर्च नहीं माना जाता। अब होते हैं बजट के जो मुख्य घाटे होते हैं, वो पढ़ेंगे हम।